आपने एक लाइन अक्सर सुनी होगी किसी के बारे में कि बड़ा ही ओजस्वी व्यक्ति है या बड़ा ही बोलने में अच्छे हैं, बड़ा ओजस्वी उनका काम है। और अगर किसी का काम भी हो और नाम भी ओजस्वी हो तो आप उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा होगा और वो खुद कैसे होंगे। आज हमारे साथ हैं बलिया के मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज साहब, 2020 बैच के IAS अफसर हैं और अपने दम पर, सब अपने दम पर परीक्षा पास करते हैं, लेकिन इन्होंने लिटरली अपने दम पे परीक्षा UPSC क्रैक किया है। वक्त बहुत कम है इनके पास, ढेर सारा काम है, आने वाले समय में चुनाव की भी जिम्मेदारियां हैं। बस सर से थोड़ा सा समय में जानेंगे उनके कुछ बारे में और इस नई पीढ़ी के लिए कि पढ़ाई लिखाई के बारे में। सर सबसे पहले तो थैंक यू, आपने बड़ा समय दिया। आप देख रहा हूँ ढेर सारी फाइलें आपके टेबल पर है। सर बस थोड़ा एक नट सेल में शुरुआती पढ़ाई कैसे रही? सो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कहाँ से आपने इंजीनियरिंग किया और क्या थी पढ़ाई आपकी? देखिए, मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है वो हरिद्वार से हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कानपुर से किया, SBTI कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने लॉ भी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ से। और तो उसके और इसके बीच में कोई किसी जॉब में भी थे या फिर सीधे UPSC की तैयारी में लॉ करने के बाद आपने और कहीं जॉब की? नहीं, लॉ करने के बाद चूंकि मेरा विधि शास्त्र में काफी इंटरेस्ट था तो मैंने अप्लाई की थी 1-2 जॉब्स में। तो वहां पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक जॉब्स निकली थी लेजिस्लेटिव ऑफिसर की, तो उसमें सौभाग्य से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैंने वहां पे 2.5 साल कार्यरत रहा मैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। तो ये नौकरी जो पार्लियामेंट की थी वो करने के दौरान ही आप UPSC की पढ़ाई की तैयारी आपने किया? जी, 2018 में मैंने वो नौकरी ज्वाइन करी। तो मेरी प्रिपरेशन 2017 से, मैंने 17 से लेकर 17, 18, 19 के अटेम्प्ट्स दिए। तो लगभग उसी टाइम पे नौकरी के साथ साथ ही रहते रहते मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, मैंने ये पढ़ा तो सुना भी है और जैसा आप बताते कि आप जो पूरी UPSC की तैयारी थी आपने खुद एक तरह से कहा सेल्फ स्टडी के तौर पर किया है। हाँ, सेल्फ स्टडी इसीलिए क्योंकि मैं वर्किंग था, तो थोड़ा वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टाइम निकालना। तो इसलिए कन्वेंशनल कोचिंग्स में नहीं ज्वाइन कर सकता था, ये स्वाभाविक था। तो सेल्फ स्टडी एक ऑप्शन बचता था, तो इसीलिए हमने सोचा कि ऐसे ही करके देखें एक बार ट्राई। तो लेकिन ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि मिथ हो या मैं मिथ शब्द गलत अगर यूज कर रहा हूँ, मतलब ये है कि बिना कोचिंग के या बिना मॉक इंटरव्यू की ढेर सारी प्रैक्टिसें की, जैसा कि आप यूट्यूब पर हम लोग देखते भी हैं, कोई क्रैक नहीं कर पाता। तो ये सब आप मैनेज कर पाए खुद से? नहीं, देखिए उसमें वो है डिफरेंस है कि मैंने क्लासरूम कोचिंग नहीं किया है। हालांकि टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यूज मैंने भी दिए थे जो सारे कैंडिडेट्स देते हैं। इनफैक्ट आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे बैच में अराउंड 60 to 65% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई रेगुलर क्लासरूम मॉडल में रहकर कोचिंग्स नहीं करी, जिन्होंने अलग अलग सोर्सेज से, यूट्यूब से, ऑनलाइन माध्यम से हेल्प ली है और उसके थ्रू ही प्रिपरेशन करके सक्सेस पाई। मैं ही नहीं हूं और लोग भी बहुत लोग हैं। अच्छा, आप तो सेल्फ स्टडी से पढ़ के उस मुकाम पर है, आपने UPSC क्रैक किया है। ये जो नई पीढ़ी है, खासकर जो अब ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के इस दौर में जहां पर आपको डाइवर्ट होने के लिए ढेर सारी चीजें, आपको माइंड डिस्ट्रक्ट होने के लिए तमाम चीजें हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ सूत्र वाक्य की मतलब कैसे कोई पढ़े? अब देखिए, कई चीजें हैं ऑनलाइन आप लोग को मिलती है, बहुत मोटिवेशनल चीजें हैं, पर मेरा ये कहना है 2 चीजें जो मैंने गांठ बांध रखी थी अपने जर्नी में, कि फर्स्ट चीज तो मैं मोटिवेशनल, मेरा किसी और चीज से, बाहरी चीज से नहीं होगा। जो मेरा मोटिवेशन है जो तैयारी के प्रति, जो निष्ठा के साथ मैं तैयारी करूंगा, वो अंदर से ही शक्ति आएगी मेरे। तो मैंने हमेशा ट्राई किया कि मैं कोई वीडियो देखकर मोटिवेशन या किसी के बारे में पढ़कर मोटिवेशन नहीं लेता था। मेरे अंदर ही मोटिवेशन था कि मैं इसको कैसे करूं। दूसरी एक जो चीज थी, जो मैं सारे एस्पिरेंट्स या सारे भी जितने भी जवान लोग हैं उनको गाइड करूंगा, आप लोग समाज में कुछ भी करिए, कभी अपने से झूठ मत बोलिए, क्योंकि आपको पता है कि आप कितना पानी में हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने आपके चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। बाकी दुनिया में आप चाहे कुछ भी बोले, तो आपको खुद को पता है। तो मैं अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता था और यही मैं सलाह सारे एस्पिरेंट्स, खुद के प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा। सेल्फ, यस एग्जैक्टली, आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना ऑनेस्टी से तैयारी कर रहा हूं और कितना ऑनेस्टी से काम कर रहा हूं। बस आखिरी सवाल, नई पीढ़ी के आप IAS अफसर हैं, अभी CDO हैं, फिर आगे धीरे धीरे प्रमोशन होगा DM की कुर्सी तक और तमाम कुर्सियां हैं जो आपको आगे आप उसको चेयर करेंगे। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और तमाम जो और भी लोग हैं, ये वो अक्सर कहते रहते हैं यूथ के ऊपर उनका बड़ा फोकस भी रहता है। बीइंग अ यंग डायनेमिक IAS अफसर, आप समाज के प्रति कुछ करना चाहें और लोगों के इस सिस्टम के प्रति कि आपके प्रति उनको क्या डिलीवरी मिलेगी, कोई आपका मैसेज? देखिए, मेरा एक बहुत क्लियर मानना है, आने से पहले भी और आने के बाद भी ये बहुत क्लियर मानना है कि हमारे समाज और सिस्टम में
बहुत विसंगतियां हैं, उसमें चेंज होना है और होकर रहेगा। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इस सिस्टम को अब जो है गवर्नेंस जो है डोर स्टेप पे ले जाना है लोगों को। अब सरकार डोर पे जाएगी, उस आदमी के घर के सामने जाएगी डिलीवरी लेकर। अब आदमी को आने की जरूरत नहीं है सरकार पे। और जैसा कि निर्देश है ऊपर से बिल्कुल क्लियर है कि हमें जितना अर्ली क्वालिटेटिव और पॉजिटिव सर्विस डिलीवरी पे फोकस करना है, टालनी नहीं है चीजें और उसको डिलीवर करके देना है। तो वही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और सोशल चेंज में यह है कि बहुत सामाजिक विसंगतियां भी हैं, उसके लिए सबसे पहला जो बदलाव है वो उस चीज को एक्सेप्ट करने में है कि हमारे में कुछ कमियां हैं सामाजिक रूप में। बस आपके सवाल में एक छोटा सा, जैसे अभी आपने कहा कि डोर स्टेप तक डिलीवरी देना, एक बड़ी सी चीज सुनने को आती, आप लोगों से मतलब जनता इंटरेक्शन को लेके एक बड़ा एक मतलब क्योस हो जाता है कई बार। आपका क्या एटीट्यूड रहेगा, आपका कैसा अप्रोच रहेगा जनता के प्रति? आपके दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे लोगों को? देखिए बिल्कुल, शासन की मंशा बहुत क्लियर है। शासन ने बिल्कुल क्लियरली बोल रखा है, सारे अधिकारी जो भी फील्ड में पोस्टेड हैं वो अपने अपने कार्यालय में सुबह 10 से 12 तक पब्लिक का ही सुनेंगे और पब्लिक ग्रीवेंसेस ही सुनेंगे और उसके बीच में कोई मीटिंग्स अपनी नहीं रखेंगे। तो सारे कार्यालय इंक्लूडिंग माइन, डीएम सर, सबके कार्यालय 10 से 12 पब्लिक के लिए खुलते हैं। इसके अतिरिक्त हमने भी अपने नीचे के अधीनस्थ लोगों को निर्देशित किया है कि जो भी जन सुनवाई के जो भी लेटर्स लेकर आ रहे हैं या जो भी निर्देश उस जन सुनवाई के लोगों को मिल रहा है जो इतनी दूर से इतना मुश्किल से चल के आ रहा है वहां पे हमारे कार्यालय में, उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए और उसको समयबद्ध तरीके से उस पर किया जाए कि 15 दिन में उसको निस्तारित करके, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव जो भी उसके पक्ष में, और उसको सूचित भी कर दिया जाए कि साहब आपकी ये कंप्लेन थी और आपकी ये शिकायत थी, ये निस्तारण हो गया और इस स्तर पर निस्तारण हो गया। इसका जाहिर सी बात है फीडबैक अच्छा चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो चीजें लोग उससे लाभान्वित हों और ये हकीकत में उतर के आगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये थे ओजस्वी राज साहब, 2020 बैच के IAS अफसर, जो बता रहे थे अपनी पढ़ाई अपनी नौकरी के बारे में। और उन्होंने एक बड़ा बढ़िया मंत्र दिया कि दुनिया से झूठ बोल लीजिए, खुद से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप अपनी हकीकत जानते हो। और मुझे लगता है कि अगर ये मंत्र कोई इसको फॉलो कर ले 1% भी, तो कम से कम सफलता उसको मिल सकती है। तो ऐसे ही किसी और शख्स के साथ शख्सियत में फिर आपसे कराएंगे मुलाकात। तब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद।